आज 3 सफ़र 1444 हिजरी है, 30 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक बीबीसी लंदन को सबसे नंबर 1 चैनल के तौर पे पेश किया जाता था, जो कि बीबीसी रेडियो के तौर पे हम सब लोग सुना करते थे। लेकिन अब वो भी निष्पक्ष नहीं रहा। आज की दुनिया में अगर कोई भी निष्पक्ष है तो फिर वो रवीश कुमार का एनडीटीवी है, एकमात्र टेलीविज़न जिसके ऊपर हक़ की बात होती है, सच की बात होती है और सब कुछ पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। रवीश कुमार का ये चैनल अनकरीब चले जाने वाला है अडानी साहब के पास, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब तक ये चैनल चल रहा है, रवीश कुमार साहब पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं। हम सबको रिकमेंड करेंगे कि ज़रूर ये चैनल देखा करें, क्योंकि यहाँ पे हक़ की बात होती है। इनके चैनल के ऊपर मैं आज कुछ बातें सुन रहा हूँ जिसका मैंने पेपर पे लगाया हुआ है, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग वहाँ पे जाके देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से बात समझा रहे हैं। वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, ये जो बिल्डिंग गिराई गई है इसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लोगों के लिए रहने के लिए जगह, यहाँ तक कि आपातकालीन यानी इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती तो बिल्डिंगों में रखा जा सकता था। 5 स्टार बिल्डिंग बना सकते थे, और यहाँ पे जो है कम से कम इसका किराया आजू बाजू के लोगों को दिया जा सकता था। कई गरीबों को यहाँ पे शेल्टर मिल सकता था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसको फ़ायदा उठाया जा सकता था। वैसे भी जो है आपको नुकसान हो रहा था, जो भी हो रहा था, लेकिन ये बिल्डिंग गिरने के बाद क्या कम नुकसान होगा? ऑलरेडी बिल्डिंग को गिराने के लिए कितना टन जो है उसके ज़मीन के सुराखें खोद के उसके अंदर विस्फोटक पदार्थ डाला गया, और फिर उसके बाद में जो है उसको गिराया गया। तो इससे क्या आजू बाजू के बिल्डिंगों को क्या नुकसान नहीं होगा? 100% नुकसान होगा। उसका अगर कोई 40 साल का रहने का है, 20 साल का रहने का है, तो उसकी वैलिडिटी ऑलरेडी 50% तो ख़त्म हो जाती है, 50% के टाइम से पहले एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा, वहाँ के रहने वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे मसले मसाइल है। ये नेगेटिव पॉइंट को देखा नहीं गया, और एक पॉजिटिव अच्छा एक काम किया जा सकता था, उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बस सब लोग अपनी मनमानी के हिसाब से काम करते चले गए, और वही अच्छा समझते उसी हिसाब से उन लोगों ने लड़ा, और वही जीत को उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। शायद लोगों को गिराने की फिक्र थी और गिरते हुए देखना चाहते थे, और ये जीत का मज़ा लेना चाहते थे। इस तरह की जो है बातें भी आ रही है, और अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी जज साहब के सामने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, आगे जाके कितने खतरात होंगे, ये नहीं रखा। हालांकि अदालत में ये चीज़ें रखना चाहिए था, ताकि दोनों चीज़ें जब होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी बात समझ में आती है। एक बड़ा नुकसान, 800 करोड़ की बिल्डिंग गिरा दिए, और उसके ऊपर कई 100 करोड़ उसको हटाने को लग रही, और फिर जो है ये कहा जा रहा है कि 3 महीने तक मुसलसिल ट्रक जो है लेके जाते रहेंगे सुबह शाम सुबह शाम। पोल्यूशन भी होगा, पर्यावरण के लिए नुकसान भी होगा, पेट्रोल का खर्चा भी होगा, और वहाँ के जो लोग हैं उनको सफिकेशन भी होगा, बूढ़े ज़ईफ़ लोगों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और खुदा न खास्ता अगर पानी वानी आया तो जो कुछ हो रहा है उसका उल्टा भी हो सकता है, और बहुत भयानक भी हो सकता है। ये किसी ने भी नहीं सोचा। लोगों का कहना ये है कि वहाँ के जो एक्सपर्ट है उनका कहना ये है कि भाई, अभी जो बेसमेंट है 50 टन, तकरीबन 80,000 टन में से 50,000 टन ये पूरा बेसमेंट के अंदर चला जाएगा, उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 50,000 टन, शोले के डायलॉग दिख रहे हैं मेरे को। 1,000 टन, 1 टन का मतलब है उसके अंदर 1,000 kg। 1,000 टन का क्या मतलब होता, और 50,000 टन का क्या मतलब होता? 50,000 इंटू 1,000 आप लगा लो कितना हिसाब होता। मुझे ये पूरा डाउट दिख रहा। बहरहाल जो वहाँ पे न्यूज़ है वही मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलना मजबूरी है, मैं नहीं जानता हकीकत क्या है। तो 50,000 टन जो है बेसमेंट के अंदर चला जाएगा, ये सब चैनल वाले बोल रहे हैं, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी यही बोल रहे होंगे भाई। तो 50,000 टन जो है उसके अंदर चला जाएगा, मलबा पूरा गड्ढे के बेसमेंट के अंदर। उसके बाद में जो 30,000 टन का जो है, क्योंकि 80,000 टन बता रहे हैं, तो 30,000 टन को ये लोग लेके जाएंगे। 3 महीने लगेंगे इसको, 30,000 टन को। आप थोड़ा ज़रा गूगल के ऊपर सर्च करना, मेरे को बहुत मुश्किल हुआ, काफ़ी डिफ़िकल्टी है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि भाई मैं काम कर चुका हूँ सऊदी अरब के अंदर, आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पे काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो तकरीबन इंडिया के ही इंजीनियर्स हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप नेट पे चेक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 9/11 का जो मलबा है हटाने के लिए 9 महीने का टाइम लगा उनको, 9 महीने लग गए उनको। और फिर उसके बाद में जो भी हुआ वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी मेरे को दिक्कत हुई ढूंढने में ये। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट हालत है जिद्दा के अंदर, हम देख रहे हैं कि भाई जो कुछ एक्सकवेशन चल रहा है, जो कुछ ये सफाई गिफाई तोड़फोड़ चल रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई 31 दिसंबर तक चलेगा, और 1 जनवरी से ये पूरी सफाई होगी, काम होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्डिंगें गिरती है तो आपको घंटों घंटों उसका धुआं उड़ता रहता है, घंटों घंटों उसकी जो धूल उड़ती रहती है। उसके बाद में भी जब आप जाते हैं, पानी वानी पड़ता है, हवा आती है, तो उसका भी उड़ते रहता है मलबा। तो हालांकि यहाँ पे तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत एडवांस है, और जल्दी फटाफट काम करते हैं। समंदर भी यहाँ पे है, तो वैसा कोई मसला नहीं है बोल के हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। लेकिन नोएडा के पास कहाँ समंदर, और ले आके कहाँ फेंकेंगे? बस्ती में फेंकेंगे। अब फिलहाल जो ये हुआ है अमीरों की बस्ती है, गरीबों की बस्ती में ले आके फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, किधर फेंकेंगे? दरिया में डालेंगे। वैसे अभी ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बस्ती है अभी पोल्यूटेड हो चुकी है, वहाँ पे अगर किसी को अस्थमा है, दमे की बीमार है, तो मेरा एक उनको
भाई ब्रदराना एक मशवरा है कि भाई वो जगह से थोड़े दिन तक हट जाए, 1 साल तक वो किसी ग्रीनरी में चले जाए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते नहीं है। मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, रवीश कुमार साहब ने ये भी दिखाया कि लोग बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हैं और वो खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि भाई हम जीते हैं, और लोगों ने बताया कि भाई ये मलबे का कोई नुकसान नहीं है। अरे भाई वो एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ के लोगों का। अरे हमसे पूछो, हम यहाँ पे रहते हैं, और जिदा में जो लोग रहते हैं, सऊदी में जो लोग रहते हैं, उनसे आप पूछो, वो वहीं के नोएडा के भी लोग हैं, आपको बता देंगे हकीकत क्या है, कितनी तकलीफ होती है, कैसा सांस लेने में मुश्किल होती है, सफोकेशन होता है। आप खाली सीमेंट फैक्ट्री में चले जाओ, सीमेंट फैक्ट्री में कैसा मट्टी धूल उड़ते रहता है वहाँ पे, आपको A to Z पता चल जाएगा। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वालों की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो देख लो। अब ये मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वहाँ पे जो हालात है वो एक मानों में मिलते जुलते हैं। तो बहरहाल मैं दुआ ही करूँगा, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को हिदायत दे, वहाँ के लोगों को सेहत दे, और किसी किस्म की कोई मुश्किल मत होने दे। अब जो हो गया, क्योंकि खुदरत की तरफ से होता है, ख़दर व मा शाअ फ़अल, यानी ऊपर वाले ने तकदीर में लिखा, जो चाह किया, बस खलास, अब यही बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा हर वक्त याद रखें कि भाई जीत जो है, जीत हमेशा जीत नहीं होती है, हारना भी जीत होता है। बहुत सारे लोग जीत के हारते हैं और सामने वाले को जिता देते हैं। सामने वाला ये फैमिली में ये गलत फैमिली रहता है कि भाई मैं जीत गया, लेकिन हकीकत में हम देखते हैं कि भाई लोग जीतने के बाद भी बेचारे मर जाते हैं, और जो बेचारा हार गया वो जीत जाता है, कई मरतबा होता है। बहरहाल मुझे जो बातचीत मालूम थी मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों आप लोग भी तहकीक करें, मालूमात करें, और आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है इसके ऊपर सावधानी बरतें। नोएडा वालों से गुजारिश है कि भाई आप लोग सावधानी ज़रूर बरतिएगा। वैसे आपको भी कुछ कहना है, अपना ऑडियो वीडियो दीजिए, हमारा चैनल आपके लिए रेडी है। हम जो भी आप देंगे इंशाल्लाह हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल लोगों का चैनल है, लोगों की बात हमारे पास होती है। बहरहाल आपका कमेंट सर आँखों पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल कुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं होता।